अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। ज़ाहिर है हल्का 249 की बास गश्त जो है वो अभी तक सुनाई दे रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि नई रवायत डाली गई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इसको धांधली करार दे रही हैं और इस सारे खेल में से निकल कर आया है मामला इंतखाबी इस्लाहात का। जिस बर्क रफ्तारी के साथ हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात जाती है और ख़ास तौर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चाहती है, उससे ये बातें भी अब गर्दिश में आ रही हैं कि क्या हुकूमत जो है, देखना तो अपोजिशन को चाहिए था, क्या हुकूमत जो है वो कबल इस वक्त इंतखाबात जो है वो महसूस कर रही है, जिसकी बिना पर इतनी तेज़ी के साथ अगर पार्लिमान के अंदर ये सिलसिला रवा नहीं हो सका तो ऑर्डीनेंस ले आएंगे ताकि वो बात जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और फिर ऑर्डीनेंसेस की अहमियत और हैसियत जो है वो क्या होगी। इस वक्त जो सियासी मराहिल दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर ईद तक तो मामला इसी तरह चलेंगे, लेकिन ईद के बाद की सूरत हाल जो है उसके अंदर भी अभी एहतजाजी सतह के ऊपर वो उमंग दिखाई नहीं दे रही है। और ये बात कही जा रही है कि ईद के बाद फिर बजट का मरहला आ जाएगा। अब बजट का मरहला जो है वो हुकूमत के लिए यकीनन संजीदा नौइयत का मामला है। इसमें बजट की ज़ाहिर है शिकों ने पास होना है। जहांगीर तरीन का मामला जो है वो भी बीच में लटका हुआ है और ये ऊँट किस करवट बैठता है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी तरफ आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि IMF के कहने के ऊपर मार धाड़ नहीं होगी और हम ऐसे इक़दाम नहीं उठाएंगे जिसके नतीजे में आम आदमी पर जो है वो बोझ पड़े। वो टैक्स बढ़ोतरी के हवाले से बात कर रहे थे, वो बिजली और फ्यूल की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि टैक्स इसलिए नहीं बढ़ रहा कि एक तो कोरोना है और दूसरा हरासमेंट है और इसका तदारुक वो कहते हैं कि आइंदा आने वाले बजट में करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और अहम बात की और उन्होंने ये बात कही है कि ये जो पावर प्लांट्स लगाए गए हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेसिटी पेमेंट का जो बोझ है जिसके नतीजे में गर्दिशी कर्जा जो है वो पाकिस्तान की मईशत को दीमक की तरह चाट रहा है, वो अगर ये थ्योरी मान ली जाए माजी की हुकूमतों की कि इसको जो है ग्रोथ ओरिएंटेड होने की बिना पे ये सिलसिला था, तो उन्होंने कहा कि हमने स्टडी की है कि अगर 7.5% की ग्रोथ से भी मुल्क आगे बढ़ रहा होता तो ये कैपेसिटी पेमेंट का बोझ इसी तरीके से होता। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो इतनी तेज़ी है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो कबले अज़ वक्त होंगे और असद उमर साहब की स्टेटमेंट को लेके भी बहुत सी चहमंगोइयाँ हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम हुसैन साहब। सबसे पहले तो इस बात की मुकम्मल मैं नफी करता हूँ, इस बात को कोई असम्पतियों के बारे में जो भी बातें चली हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो है। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है आप आइनी तरमीम कोई भी लाना चाहें उसके लिए पार्लिमान जो है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसी जगह है जहाँ से हर चीज़ जो है वो जन्म लेती है। आप लोगों ने भी ये तजवीज़ पेश कर दी कि इसको इलेक्शन कमीशन में ले जाओ, इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू करे, उसके बाद पार्लियामेंट में लाए और हम इसको जो है वो मंजूर कर देंगे। मतलब अगर आप खुद आउटसोर्स करना चाह रहे हैं अपना जो आपका इस्तेकाक है, तो फिर ये जो पार्लियामेंट की भी सुप्रीमेसी की आप बात करते हैं, आप दोनों हैसियतों को चैलेंज कर रहे हैं। इसमें एक तो वजाहत और क्लैरिटी होनी चाहिए आपके नाज़रीन के लिए कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की दूसरी जमातें भी, हम इंतखाबी इस्लाहात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ख़िलाफ़ हैं। वो जो पूरा सब्जेक्ट है उसको इलेक्शन कमीशन पार्लियामान के साथ एक मुश्तरका 2010 में भी देखा था, कोई नतीजा नहीं निकला।
2017 में जब इलेक्शंस एक्ट बन रहा था उस वक्त भी इसको देखा गया, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ज़्यादा खदशात हैं ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से। जो दुनिया के अंदर तजर्बा हुआ है, मसलन दुनिया के जो चंद एडवांस तरीन ममालिक हैं, जर्मनी, उन्होंने 2009 में बैन कर दिया था कि जी ये ठीक नहीं है, ये शफा, उन्होंने बल्कि गैर आइनी करार दिया था वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पाकिस्तान में जहाँ अभी हम जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं उनको सीधा नहीं कर पाए कि भाई ताख़ीर ना हो, पाकिस्तान के जो पोलिंग स्टेशन है उसके जो प्रेमिसेस हैं वो पूरी तरह सिक्योर हों, जो वोटर है उसको वक्त के ऊपर तेज़ी से वो अपना वोट डाल सके। अभी हमारे वो प्रोसेस ठीक नहीं हुए, तो हम एक पूरा नया सब्जेक्ट ला रहे हैं। और ये हुकूमत की जो उजलत है, इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि शायद बैरून मुल्क उन्हें वोट पड़ जाएंगे या वो हैक कर लेंगे, ये सारे इशूज़ हैं। तो दूसरा जो इशू है इस्लाहात का, वो बिलाशुबा पार्लियामान का ही इस्तेहकाक है। लेकिन हमने ये देखा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं। अभी हमने एक बहुत ही, अब नाजरीन को शायद भूल भी गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा सर्कस लगा था सीक्रेट वोटिंग के नाम पे सेनेट में, जिसमें बैक वक्त सदारती ऑर्डिनेंस भी हो गया, सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भी भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को, उसके ऊपर 1000 किस्म की हेयरिंग हुई लंबी। आखिर में यही हुआ कि भाई बिल आखिर आइन पर ही अमल दरामद कराना पड़ेगा। वो और बात है कि आइन पर अमल दरामद कराते कराते सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कैमरे मिल गए और ख़राबियाँ हो गई। तो असल इशू ये नहीं है कि निज़ाम में कोई बहुत बड़ी ख़राबी है। अगर कोई इस्लाहत है, हुकूमत समझती है, हम भी उस पर अपनी राय देंगे, कायमा कमेटियों में अपनी राय देंगे। लेकिन असल मामला मशीन खुलकर बात कर, नहीं, देखिए मशीन से भी ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान की सियासत में और जमहूरी अमल में, इंतखाबी अमल में जो मावराए आइन मुदाखलत है उसका मामला है। हाँ। मैं इस तरफ आता हूँ। अब इसमें अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा कि आपकी ये मशीन वाला मामला तो तस्लीम नहीं किया जा रहा, अपोजिशन को ये शक है कि आप जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके वोट, और फिर यहाँ पर ये एक नया दरवाज़ा खोल देगा धांधली का। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, शायद मेरी पहली बात आपको पूरी नहीं आ सकी, लेकिन बहरहाल मैं अपनी बात को वहीं से जोड़ता हूँ कि आपने पूछा कि ये शायद उजलत क्यों है, क्या कोई हुकूमत को खतरा है, या असद उमर साहब के बयान की तरफ आपने इशारा दिया। तो असद उमर साहब ने वो एक खास तनाजुर में बात की थी कि अगर कोई ब्लैकमेलिंग करके इमरान खान साहब पर प्रेशर डालने का सोचता है तो इमरान खान साहब कभी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होते। तो उन्होंने इस तनाजुर में बात की थी। बाकी तो इमरान खान साहब जो हैं वो असमियत तोड़ने नहीं, बल्कि इमरान खान साहब और हम लोग तहरीक इंसाफ को, स्टेटस को और करप्ट माफिया की कमर तोड़ने आए। पाकिस्तान में जुल्म की कमर तोड़ने आए हैं, माफिया की कमर तोड़ने आए हैं, असमियत तोड़ने नहीं आए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वक्त पूरा होगा, उसके बाद अवाम फैसला करेगी कि अगर वो इमरान खान साहब से और हमारी परफॉर्मेंस से मुतमईन है तो हमें दोबारा मैंडेट देंगे, नहीं है तो फिर हमें अपोजिशन में बैठा के किसी और को इक़्तिदार की राजधानी पर बैठाएंगे अवाम। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो समझदार है और वो जानते हैं कि उनको बचाने वाला कौन है और उनके जो है वो उनका लुटेरा कौन है, उनको पता है। बाकी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से है वो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, उजरत कोई नहीं है। जो कानून में जो उसमें तरमीम होती है वो कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी में वो वहां पे पेश हुई पड़ी है, वहाँ अपोजिशन के लोग उस पर बहस कर रहे हैं। सिर्फ ईवीएम और आई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वो चीज पाकिस्तानी के हवाले से ऑर्डिनेंस लाया गया है। मेरा अपने भाई से सवाल है कि ऑर्डिनेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? नहीं, जब मामला कायमा कमेटी में है। अली मोहम्मद खान साहब जी, अली मोहम्मद खान साहब यहाँ पे एक तो मेरा सवाल है, दूसरा पूछ रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था, आपने ये बात कही कि कमर तोड़ने आए हैं करप्शन की और माफियाज की। क्या आप जहांगीर खान तरीन और जो बाकी लोग हैं जो भी बैठे हुए हैं उनकी भी कमर तोड़ेंगे? वहां पे तो आपने सालिस मुकर्रर कर दिया। अच्छा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं और इसको मैं आपको जवाब देता हूं। पहली बात यह है कि जो आई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ऑर्डिनेंस आया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उस पर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई काम करना चाहे तो जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन कवर ना हो आप उस पर काम नहीं कर सकते। उन्होंने काम की इब्तिदा कर दी है। अब उस ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल में पार्लियामान में ले किया जाएगा। उस पर हमारे मोहतरम दोस्त अपोजिशन के, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नवाज से, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, NPM,
ये सब उस पर अपनी राय देंगे और उसके बाद जब उनकी राय की रोशनी में उसके बाद जो भी बात आगे बढ़ेगी तो पार्लियामान के अखबार में के बगैर तो होता ही नहीं, उसका वो तो पास ही नहीं हो सकता, तो वो बात खत्म होगी। बाकी जहाँ तक आपने ये दूसरी बात की है, देखिए फिर इन चीजों का तो फिर वक्त ही जो है वो फैसला करता है। इमरान खान साहब क्या करप्शन के खिलाफ आए हैं, करप्शन के लिए आए हैं? मेरे ख्याल में ये सवाल मेरे से पूछने की बजाय अगर आप किसी खेलने वाले से, किसी आम आदमी से, किसी ऊपर आदमी से पूछने की समझ है कि पाकिस्तान के जीतने वाले आदमी का नाम उसका है। मैं अली मोहम्मद खान साहब आता हूँ इसमें। शैला रजा साहब ये फरमाइएगा कि 249 को लेके अब देखिए मामला ये है कि जाहिर है 5% से कम हो तो एक है उम्मीदवार का इस्तेकाक, चलिए उन्होंने वो इस्तेकाक इस्तेमाल कर लिया, लेकिन शोर मचा, डस्का हुआ, शोर मचा, कोई भी ज़िमनी इंतखाब हो शोर मचता है, कौमी इंतखाबात हों शोर मचता है। अब मरीम साहिबा भी कह रही हैं कि 249 जो है उसका चलें कल पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी फातेह रहती है तो नून लीग के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, और अगर नून लीग सीट ले जाती है तो जाहिर है फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए को भी एक धचका जो है वो ज़रूर लगेगा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ा जाता है तो आपका भी जो एतराज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे है, या आप समझते हैं कि नहीं मौजूदा कवानीन इतने मौसर हैं कि अमल दरामद ठीक हो जाए तो ठीक है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका नदीम साहब, आपको भी सलाम हो, और ख़ास तौर पे दोनों पार्टिसिपेंट जिनके साथ आज मैं बड़े से बात प्रोग्राम कर रही हूँ, और देखने वालों को भी मेरा सलाम हो। देखिए, जहाँ तक 249 की बात है, दो पार्टीज़ के दरमियान, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके दरमियान चंद 100 के फ़र्क से इलेक्शन में हार जीत हुई है, और गिनती हमने तो नहीं गिनी ना बैठ के, दोबारा भी जो गिनती होगी उसमें वही लोग बैठेंगे जिसमें दोनों पार्टी का एतमाद है, और उन्हीं का काम है फॉर्म 45 देना, गिनती करना। गिनती के वक्त उस वक्त भी इनके लोग मौजूद थे, हमारे भी मौजूद थे, अभी भी मौजूद होंगे, ये कोई पहला और आखिरी नहीं होगा। बस हमें अफसोस इस बात का है कि अब्दुल हकीम बलोच और बहुत सारे ऐसे, फहमीदा मिर्ज़ा और हमारे फैसल सोले हयात, बहुत सारे, मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, हमने अब तक ये नाम निकाले हैं कि जिनके वोट का डिफरेंस बहुत कम था और रिजेक्टेड वोट का डिफरेंस जो है हारने से ज़्यादा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त प्रेसिडेंट सेट नहीं किया, अब कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। हम दोनों पार्टीज़ ये कह रहे हैं कि ठीक है रिकाउंटिंग हो, ये कोई नया मुतालबा नहीं है, जो रिज़ल्ट होगा दोनों मान लेंगे, जिसको कोई ऑब्जेक्शन होगा वही और ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे। अब हम आ जाते हैं इस पर, बस मुझे ये अफसोस होता है कि वक्त के साथ साथ हर पार्टी को इतना मैच्योर होना चाहिए कि जब हम गुफ्तगू करें किसी भी इख्तलाफी मामले पे तो एक इंसानियत का जो स्टैंडर्ड है उससे नीचे ना गिरें तो बहुत अच्छा होगा। अब हम आ जाते हैं इंतखाबी इस्लाहात पर, और पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि काश जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहाती पैकेज, इसी तरह ये कहते कि माशी इस्लाहाई पैकेज जिसकी दावत दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बड़ी हैं ऑपोजिशन की, उन्होंने कहा था कि आइए इमरान साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, और जब हम इनके वज़ीर ख़जाना का बयान सुन रहे हैं तो हमारे हाथ पांव कांप रहे हैं कि अगर इस साल भी ये नहीं बेहतरी आ सकी IMF के मसाइल के साथ तो 4 साल जो हैं वो बहुत सख्त हैं, जहाँ इतनी महंगाई है कि वज़ीर आज़म को कर्फ्यू लगा के मार्केट में निकलना पड़ा जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। तो इन सारी बातों से ज़्यादा बेहतर था कि ये हो जाता, ये ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे शैला रज़ा साहब, मैं आता हूँ, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। एक मिनट नदीम साहब, मेरी बात पूरी होने दें प्लीज़, मेरी बात पूरी होने दें जी। क्या आज ये इतलाक खुशाब में हुआ जो ये ऑर्डिनेंस लाया गया, सिवाय इसके कि आप असल हक़ाइक़ से मुंह मोड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं कि हमें इख्तलाफ क्या है। आप आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, आप बैरून मुल्क पाकिस्तान को वोट के राइट की बात कर रहे हैं, और राइट की नहीं, उनको इलेक्शन के लड़ने के भी राइट की बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप कहीं के बादशाह हैं, क्या हैं जो अवाम की राय को नजरअंदाज कर देंगे? मुझे शैला रज़ा साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जी। शैला साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है होना चाहिए कि इसको
मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब खुर्रम दस्तगीर साहब, ये मामला जो है ये ज़्यादा अहम है क्योंकि ये बड़ी बहस होती रही है और आप चूँकि इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि कैपेसिटी पेमेंट, ये आज शौकत तरीन साहब बड़े वाज़ेह थे और उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि ये जो बिजली के प्लांट्स लगाए गए ये हमारी जितनी हमारी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लगाए गए। और इन्होंने कहा कि जी ये कहते रहे कि ये हमने लगाए हैं कि मुल्क ग्रो करेगा और इसकी एडजस्टमेंट होगी। वो कहते हैं हमने स्टडी करवाई है, अगर मुल्क 7.5% की शरह से भी ग्रो करता, जो कि काफ़ी बड़ी ग्रोथ है, तो भी ये कैपेसिटी बिल्ड पेमेंट का इतना ही हमारे ऊपर बोझ होता। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, देखिए इस वक्त पाकिस्तान के गरीब जो हैं वो सस्ती बिजली और गैस मांग रहे हैं। इमरान खान उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे रहे हैं। लोग कोरोना के जो मरीज़ हैं वो ऑक्सीजन मांग रहे हैं, वैक्सीन मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले लो। फिर लोग कश्मीर मांग रहे हैं, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले लो। तो इशू बड़ा संजीदा है, जो बड़ा आसान है। आज मुझे दुख है कि शौकत तरीन साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर ख़जाना रहे 2008 से 10 और इस तमाम चीज़ से डील कर चुके हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है कि वो डील करें, और उन्होंने एक और गुमराह कुन गुफ्तगू फरमा दी है। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे IPPs जो पुराने हो गए हैं उनके अगर कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने आप मत करें, जिनके जो ओनर्स हैं वो आपकी काबीना में बैठे हैं और एक जो है वो अभी चंद हफ्ते पहले तक काबीना में मौजूद थे, जो सबसे पुराने और इनएफिशिएंट IPPs हैं। आप उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करते, वो बंद हो जाते। इसी तरह इनके अपने हाथ में है कि जो सरकारी 3-4 प्लांट्स हैं जो पुराने हो गए हैं, गुद्दू का प्लांट है, कोटद्दू का प्लांट है, ये 2-3 जो हैं जो बिल्कुल अब मतरूक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन पर खर्चा आता है, आप उनको बंद कर दें। आप ये हिम्मत करें, क्योंकि हमारे लगाए हुए प्लांट्स, और इसमें अब कोई ये टेक्निकल बात है नदीम साहब कि जो हमारे RLG के 3 प्लांट्स हैं वो पाकिस्तान के और गालिबन दुनिया के सबसे एफिशिएंट प्लांट्स हैं, जिनमें कोई यानी सबसे हाईएस्ट जो उनकी वैल्यू एडिशन है वो कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे कोल पावर्ड प्लांट्स लगाए गए हैं वो पाकिस्तान के सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले प्लांट्स हैं। अभी भी ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये ब्लेम करना कि जी ये जो है ये पिछले कर गए हैं और हम भाई आप मैनेज नहीं कर, ये हुकूमत मैनेज नहीं कर पाई। हमने जो टोटल इनको सर्कुलर डेट दिया था जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई 1056 अरब रुपए की एग्जैक्ट फिगर है जो हमने दिया था। अब अगर वो डबल हो गया है, वो हुकूमत जो कह देती हम मैनेज करेंगे, हम चीज़ों को ठीक करेंगे, हम ये ऐसे कर लेंगे, हम IPPs खरीद लेंगे, हम IPP से नए मुआहदे करेंगे, आज उनके वज़ीर ख़जाना को नई कहानी सुना रहे हैं। तो मेरी इस्तदा ये है, देखिए जिसका वज़ीर ख़जाना ने नाम नहीं लिया और लेना चाहिए था कि इस हुकूमत के दौर में जो बिल कलेक्शन हम 93% पर ले गए थे वो 87% हो गई है। जब 6% आप बिल हर महीने कलेक्ट नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। इसी तरह जो लाइन लॉसेस थे जो हम 27 से घटाकर 23 पर ले आए थे वो दोबारा 28 पर चले गए। तो लिहाजा जब लाइन लॉसेस भी 5% बढ़ेंगे तो हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियन नहीं कई 100 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो इस हुकूमत की जो मैनेजमेंट है ये उसका खुलासा बड़ा खूबसूरत है। दीवार पर लिखा हुआ है कि इमरान खान मगरिब को तो बहुत अच्छा जानते हैं, मुल्क चलाना बिल्कुल नहीं जानते। अली मोहम्मद खान साहब लाइन पे हैं? जी सर, मैं तो कब से लाइन पे। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आप ये फरमाइएगा कि मैं अगर ये इस्तदलाल मान लूँ खुर्रम दस्तगीर खान साहब का, तो 1000 अरब तो उन्होंने माना कि वो ये गर्दिशी कर्जा छोड़ गए थे और जाहिर है कि उसके ऊपर फिर आगे आप लोगों ने भी अपना हिस्सा डाल दिया और वो अब 2300-2400 अरब रुपए के ऊपर जो है वो खड़ा है और आज शौकत तरीन साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये अब बोझ जो है ये तो तय हो गया कि 3 सालों के दौरान जो मैनेजमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई और आज उसका आपके ही लगाए हुए वजीर खजाना जो है वो बरमला इतराफ कर रहे हैं। देखिए नदीम साहब, एक तो जो जिस तरीके से ये लोग अपना
आपके खजाने को और आपके फाइनेंस को चलाते रहे, तो उस पर वही एक ज़रब मिसल पूरी आती है। खुर्रम साहब बड़ा शेर व शायरी के शौकीन हैं, तो इनको ये समझ भी आएगी और बड़ा महसूस होंगे, और इनको पता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच है कि हर की पीते थे मैं और समझते थे कि रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन। तो मियाँ साहब की सियासत और उनकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन थी यही, ये साहबदार साहब कर्जों पे कर्जे लेते गए और डॉलर को आर्टिफिशियली मेंटेन रखा कि कीमतें ना बढ़े लेकिन खजाना खाली होता गया, डॉलर झूमते गए और आखिरकार रिजल्ट ये निकला कि जब इनकी हुकूमत का आखिरी साल था और अदालत में सब कुछ छटा किया और साहिब साहब अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं जो इनके आम के तारे हैं। अच्छा, अब शैला रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है हुकूमत जो है उसका अपना एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन मसाइल अपनी जगह पे हैं, महंगाई की सिचुएशन भी है। बजट जो है आपको क्या दिखाई देता है कि हुकूमत जिस उजलत का चीज़ों में मुजाहरा कर रही है, आपको दिखाई देता है कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात शायद होने वाले हैं? असूलन तो ये हुकूमत चल ही नहीं रही है, इसको जितनी भी बैसाखियाँ दी जाएं, कुछ दिया जाए, ये खड़ी ही नहीं हो पाई, तो चलेगी तो क्या खाक। आप कर्ज़ों की सूरत हाल देख लें, अली ने शेर तो पढ़ दिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कर्ज़ा इस दौर में लिया गया है वो फाका मस्ती में मज़ा नहीं दे रहा। और मैं यही कहूँगी कि हुकूमत को कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ख़ान साहब जो हैं एक खुशकिस्मत आदमी हैं, उनके पास सारे सब लोग एक पेज पर हैं और उन्हें किसी का डर नहीं, वो ये कह चुके हैं। तो ठीक है, अवाम का क्या है, उनके पास तो खोने को कुछ भी नहीं है, वो पिस रहे हैं। और मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगी कि क्या हम ये पूछ सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोर के लिए 90 रुपीज़ kg तरीन साहब से चीनी क्यों ख़रीदी गई? क्योंकि आपने तो 80 रुपीज़ ऐलान किया था और यूटिलिटीज़ के लिए आपने जहांगीर तरीन की मिल से ले ली। कहीं ये एक और NRO तो वो नहीं है जो इस शक्ल में नज़र आया? अच्छा, अब इसमें ये जो मामला है खुर्रम दस्तगीर खान साहब के बजट के बाद, क्या PDM जो है वो किसी एहतजाज की तरफ जाएगी कि नहीं? आप ये समझते हैं कि बजट एक ऐसा मरला है जिसके अंदर हुकूमत को इम्तिहान में डाला जाएगा? जी, पहला तो इम्तिहान बिलाशुबा बजट ही है, और अगर जहांगीर तरीन साहब की अपनी जो फाइनल जहां भी वो जाते हैं, लेकिन इस वक्त उनके पास जितने लोग मौजूद हैं कौमी और सूबाई असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में अपनी अक्सरियत खो बैठी है। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि वो खो बैठे हैं। अगर वो उनके साथ नहीं जाते या बाहर भी बैठ जाते हैं, वो नहीं हिस्सा लेते इस सारे मामले में, एक तो वो खो चुके हैं। दूसरा इशू ये है कि बजट के मौके पर ये सारे इशूज़ जो हैं जिसमें हुकूमत की टैक्स कलेक्शन में जो नाअहली है, जो सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने में नाअहली है, सबसे बढ़कर इमरान खान साहब ने महीना पहले एक फरमाया था जिसकी वजह से लोगों को पसीना आ गया और थरथराने हो गए। उन्होंने कहा मैं महंगाई की खुद निगरानी करूँगा। नतीजा आ गया नदीम साहब, अप्रैल में 14 महीने की सबसे बुलंद महंगाई 11.1%। ये ओवरऑल महंगाई है, अशियाए खुर्दोनश की महंगाई 18%। तो लिहाजा यहाँ इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बात क्लियर है। उनसे सर्कुलर डेट कंट्रोल नहीं हो रहा, इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, इनसे कर्जे कंट्रोल नहीं हो रहे, इनसे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कंट्रोल नहीं हो रही, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्राइसिस। अब टाइम थोड़ा रह गया है इसमें। शैला रज़ा साहबा, आप से मैं फिर जाता हूँ वापस अली महमूद खान साहब की तरफ ताकि दोनों का जवाब हो जाएगा। ये फरमाइएगा कि आप लोग भी ये समझते हैं कि बजट जो है वो हुकूमत के लिए एक इम्तिहान होगा? हुकूमत के लिए तो सभी कुछ इम्तिहान है, लेकिन क्या करें कि एग्जामिनर इन्हीं का है, तो अब हम क्या कह सकते हैं। हुकूमत ने जितना इम्तिहान इनमें डाला हुआ कौम को है, आवाम को है, इससे बड़ा तो इम्तिहान आवाम का नहीं हो सकता। तो अब आवाम को तो इन्होंने इम्तिहान में डाला हुआ है और एग्जामिनर इनके साथ मिला हुआ है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा बुरा वक्त पाकिस्तान में नहीं गुजरा। अली मोहम्मद साहब,
अली मोहम्मद साहब थोड़ा सा इत्मीनान करें, पानी वानी पिए, कराची में छठे अली मोहम्मद खान साहब आ रहा हूँ आपकी तरफ, दोनों का जवाब आप दीजिए। मैंने भी एक शेर पढ़ना है आखिर में। अच्छा चले। आज भी आप नहीं जीतेंगे। अच्छा, अब अली मोहम्मद खान साहब आपने दोनों की बात सुन ली। मिस मैनेजमेंट और गवर्नेंस ये बुनियादी इश्यूज हैं, और आप क्या कहेंगे कि जो आगे बजट का मामला आ रहा है, हुकूमत अपने आप को कितना मुश्किल सूरत हाल में तस्वर कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शैला रजा दीदी का, क्योंकि अभी तो MP हैं लेकिन पहले वो डिप्टी स्पीकर भी रही हैं, और डिप्टी स्पीकर की बात रूलिंग होती है, और आज इन्होंने रूलिंग दे दी है कि एग्जामिनर जो है वो इनके साथ है। तो एग्जामिनर तो हम अवाम को समझते हैं, तो आज इन्होंने मान लिया कि अवाम इमरान खान के साथ। बाकी जो एक बात खुद दस्तगीर साहब ने की IPPs वगैरह की, वो मैं बता दूं कि नदीम हुसैन साहब, आपको अगर अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख का कर्जा चाहिए हो और आप 40 लाख का ले लें, तो फिर बड़ा आदमी आपको कहेगा कि भाई ये 30 लाख एक्स्ट्रा क्यों लिया। तो जब इनकी हुकूमत की मैक्सिमम सख्त गर्मियों की पीक में भी हमारी 25,000 मेगावाट से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, 40,000 मेगावाट जब इन्होंने बना दी और उसकी एग्रीमेंट कर लिए और वो पैसे हमने देने की पाबंदी हुकूमत पर रख ली, तो क्या वो प्रोजेक्ट्स बना के चले गए थे जो 40,000 मेगावाट उसकी खपत होती? इस वक्त आपकी इस वक्त भी अली भाई, जिस तरह आपने 5.8% से -4 पे -0.4 पे गिराया ना, उसकी वजह से बहरान है। फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन की बात हमें खुरम दस्तगीर खान साहब हमें बताते हैं, और खुद इंजीनियर भी हैं। तो क्या हम रिवर्स इंजीनियरिंग सीख लें कि हमारी जरूरत 20,000 मेगावाट भी नहीं है और 40,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट हमारी जरूरत है अगर हम ग्रो कर रहे होते। अब आप अगर जब माइनस में जाएंगे फिर तो जरूरत नहीं रहेगी ना। पैसे अब कहां से आएंगे? ये अवाम ठीक है, मैं अली मोहम्मद खान साहब मैं वापस आता हूं, एक सेकंड। इसमें ये जो फैक्टर है ना, कैपेसिटी पेमेंट कहां से जर्मिनेट हो रही है? वो यहीं से हो रही है कि आप इस्तेमाल कितनी कर रहे हैं और फारक कितनी। तो ये गैप जो है, गैप के इसीलिए आया ना कि वो मुल्क जो 5.8% पर ग्रो कर रहा था, जिसको अगर वो उसके ऊपर ग्रो करता 6%, 6.5 पे ग्रो कर रहा होता, तो शायद बिजली कम पड़ जाती, नई सनतें लगनी थी, नए कारोबार लगने थे, नया रोजगार पैदा होना था। लेकिन यहां इस हुकूमत ने बिजली की कीमत डबल करके, क्या पाकिस्तान के अवाम वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले करते थे? नहीं कर सकते। वहां क्राइसिस देखें, क्राइसिस ग्रोथ का है कि वो मुल्क जो 5.8% पर उसकी शरह नमू थी, उसको उठाकर PTI ने -0.5 कर दिया। अच्छा शैला रज़ा साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM जो है, ये दो अब मुतवाज़ी अपोजिशन जमातें होंगी, या ये कि आप पार्लियामेंट में इकट्ठा हो सकते हैं दोबारा? देखिए, पार्लियामेंट में तो अगर आप गौर करें तो ये जो कोरोना वायरस का वैक्सीन पे जो एक मामला आया था, तो तमाम अपोजिशन पार्टीज़ एक तरफ थी, और PTI को जो ये गरूर था कि वो सेनेट में जो हैं अब ज़्यादा हो गए हैं और वो जो चाहे कर लेंगे, उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और अब ये जो बार बार ये ऑर्डिनेंस आ रहा है, तो इन्हें ये समझ आ रहा है कि ऑपोजिशन जो है, हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की पार्टी में हमारे इक़दामात पे डिवीजन नहीं हो सकता। जवाब दे देना, आप लोग दुश्मन है। जी अली मोहम्मद खान साहब, क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ मैडम जो है आपको काला शकाकू का बता के तो उज़्बेकिस्तान से ले जा रही है। सिंपल सा सवाल है कि अपोजिशन PDM में खटी है या एक दूसरे की गिरबानों में इनके हाथ है? तो आपको PDM की सियासत की वजह से बिके हुए 13 अफराद से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। चलें, आज अब मेरे प्रोग्राम का जो आपने शेर सुनाना है वो सुना दो। गालिब से माजरत के साथ कि महंगाई से गरीब का गला काट दिया, PTI के नसीब में है पस्ती एक दिन। जी अली मोहम्मद खान साहब, कहाँ गए वो लीडर? कहाँ गए जो बड़ा इतरा के फिरते थे? दूरबीन इस बुलंदी के नसीबों में है पस्ती एक दिन। गालिब, ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल की शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।